जो वर्णलेखिकी क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर चल रहा है उसके आगे अगर हम देखेंगे, हमने क्रोमेटोग्राफी के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि किस किस तरह से क्रोमेटोग्राफी ठोस द्रव गैस में किस किस तरह से चल सकती है। हमारा सिलेबस में जो ज़्यादातर है वो रहेगी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। जो चलने वाली फेज़ है वो जनरली रहेगी लिक्विड, द्रव रहेगी, और इसमें जो फिक्स प्रावस्था है वह ठोस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकती है। जो मुख्य प्रिंसिपल इसके अंदर काम करता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, वह होता है अधिशोषण। अधिशोषण एड्जॉर्प्शन, इंग्लिश में इसका नाम है एड्जॉर्प्शन। इसी टेक्निक के ऊपर आयन एक्सचेंज और दूसरी जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स है वह काम करेगी। तो आज हम थोड़ा अधिशोषण के बारे में देखते हैं कि अधिशोषण जो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है, और यहाँ थोड़ा सा हम और इसका डिटेल देखते हैं कि अधिशोषण जो है वह, जो हम जनरली यहाँ पर एक पट्टिका लेंगे या जो भी फिल्टर पेपर लेंगे, जो सिलिका की जेल होगी इसके ऊपर समान रूप से, और ये जो पट्टिका बन जाती है इस तरह से, तब इसको किसी भी उपयुक्त हम विलायक में डालेंगे और यहाँ पर हम हमारा पदार्थ का स्पॉट लगाएंगे, तो विलायक के जरिए यह स्पॉट ऊपर चलेगा। तो इस पट्टिका के ऊपर जो पोरस बने हुए हैं छोटे छोटे से, इस पोरस के अंदर ये अणु अधिशोषित होते हुए ऊपर चढ़ेंगे। इसको कोई होल्ड करने वाला चाहिए, तो उस होल्ड करने के लिए जो हम यहाँ सिलिका जेल वगैरह लगाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और यह विलायक उसको ऊपर गति देगा, और यह जहाँ रुकेंगे वो रुकने की जगह उनके पास में सरफेस के ऊपर जो छोटे होल छिद्र होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, राइट। और अधिशोषण वह प्रक्रिया है कि जब हम किसी छिद्र के अंदर किसी मॉलिक्यूल को बिठा देंगे, नेचुरली जैसे ये बैठा है, तो जैसा दिख ही रहा है कि यह जो मॉलिक्यूल है इसकी साइज़ इस छिद्र से छोटी होनी चाहिए, तभी जा कर के इसके अंदर बैठेगा। और अब ये अणु यहाँ पर किसी अस्थायी बंध से बंधा हुआ है। जब इस पट्टिका को पुनः किसी विलायक में रख दी जाएगी या इसका तापक्रम बढ़ा दिया जाएगा, तो यह जो अधिशोषित अणु है यह पुनः यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट। जब ये यहाँ से बाहर आ जाएगा तब हम इसको वापस इसके शुद्ध रूप में हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो वर्णलेखिकी का जो बड़ा कार्य है वह यही है कि पदार्थ को अलग करना और उनको वापस शुद्ध रूप से प्राप्त करना, राइट। तो ये एक अधिशोषण की प्रक्रिया है जिसके, और जब अणु जब ये बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं विशोषण। विशोषण, डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, अणु को पकड़ना छिद्र के अंदर, और छिद्र के अंदर जो अणु है उसका बाहर निकलना, वह कहलाएगा डिजॉर्प्शन, राइट। ये जो अधिशोषण है यह दो तरीके के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ये जो अभी हमने देखा वह भौतिक अधिशोषण है। और बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम देखेंगे कि ये जैसे हमारा अणु AgCl है विलायक के अंदर, राइट, इस तरह से होगा ये पूरा अणु,
एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। अगर इसके अंदर मैं Ag अधिक मात्रा में डाल देता हूँ तो यह Ag कहाँ आकर्षित होगा, इस Cl के एंड पे, और यहाँ आकर के चिपक जाएगा ये, राइट। तो हमको चाहिए AgCl अणु, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा अणु इसके साथ में चलेगा। तो यह जो अधिशोषण है यह कहलाएगा हमारा दूसरे तरह का अधिशोषण, जिसका नाम है रासायनिक अधिशोषण। हम जब चाहेंगे तब ये अणु यहाँ पर वापस यहाँ से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। तो दो तरह के अधिशोषण है हमारे पास में, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, राइट। और ये दोनों के बीच में अंतर है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के अंदर, कि जैसे हमने अभी ये देखा कि इसको हम अंदर एब्जॉर्ब कर भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, इसका मतलब ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। रासायनिक जो प्रक्रिया है वह अनुत्क्रमणीय होती है। यहाँ कहीं आणविक सतह बन सकती है, मतलब एक अणु बैठा, उसके ऊपर दूसरा बैठा, उसके ऊपर तीसरा बैठा, जहाँ तक कि ये जगह नहीं भरती है तो आणविक की कई लेयर बन सकती है, सतह लेयर्स बन सकती है। इसके अंदर एक ही सतह बनती है। ये जो बल हैं ये दुर्बल वान डेर वाल्स बल्स होते हैं, और इसके अंदर जो बल होते हैं वो प्रबल होते हैं, क्योंकि आयनिक बंध होते हैं, एक दूसरे से आयन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। यह कम ताप पर संपन्न होता है, अधिक ताप इसको देंगे तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जबकि रासायनिक जो है वह उच्च ताप के ऊपर कार्य करता है, राइट। और उच्च दाब बढ़ाने पर, जैसे इसका दाब बढ़ाएंगे तो ये अणु और ज़्यादा जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जो अभी हम देखेंगे लैंगम्यूर और फ्रेंडलिक के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं उनको, ठीक है। और उच्च दाब पर यहाँ पर केमिकल में वृद्धि करने पर इनकी मान जो है, दर है जो कम होती है, ठीक है। अधिशोषण की मात्रा गैसों के द्रवित होने की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः शीघ्र द्रवित होने वाली गैसें शीघ्रता से अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यह स्पेसिफिक नहीं है कि किसी पर्टिकुलर को ही करेंगे, इसमें केवल ये चाहिए कि जो आकार है इस आकार से छोटे वाला कोई भी अणु होगा उसको वो इस अपने अंदर अधिशोषित कर लेंगे, ठीक है। यह सेलेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ये सेलेक्टिव होते हैं कि जैसे AgCl है तो Ag को ही पकड़ेगा, ये इसको कहते हैं स्पेसिफिक, राइट। यहाँ यौगिक निर्माण नहीं होते हैं, मतलब ये तो केवल टेम्परेरीली उसको पकड़ करके वापस छोड़ देगा, तो यह यौगिक निर्माण नहीं होते। लेकिन अधिशोषण के अंदर जो है रोकने के बाद में वह एक नया यौगिक भी बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा और उनके बीच के अंतर। इसके आगे अपन कल देखेंगे। थैंक यू।